बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के जरिए किसान भाइयों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। चाहे वो आधुनिक खेती हो या वैज्ञानिक खेती हो, इन सब की जानकारी हम उन्हें देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त बना रहा है प्लास ब्रांड। जाड़े में सुकरो एवं उसके आवास के साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड द्वारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 31 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को सखी मंडल के रूप में संगठित कर उन्हें कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वनोपज संग्रहण इत्यादि आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इन महिलाओं के उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों की बिक्री के लिए प्लास के नाम से एक ब्रांड बनाया गया है। इस प्लास ब्रांड के अंतर्गत सभी कार्य संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग के साथ ही मार्केटिंग इत्यादि का कार्य इन्हीं महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्लास ब्रांड के अंतर्गत आटा, मड़वा, ब्राउन राइस, दाल, मसाले, शहद, चॉकलेट, साबुन इत्यादि का भी बहुत सारे उत्पादन उपलब्ध हैं। ठंड के मौसम में सुकरों में चर्म रोग लगने की संभावना रहती है, जैसे बाल झड़ने, चमड़े में दाने निकलना या खुजली इत्यादि। इन चर्म रोगों से बचने के लिए सुकरों के आवास और सुकरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुकरों को नियमित नहाना चाहिए। साथ ही आवास की भी नियमित सफाई करने से चर्म रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक है वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। अरहर की फसल में वर्तमान समय में फली छेदक कीट लगने की संभावना रहती है। ज़्यादातर कृषक फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि रासायनिक दवाओं के बजाय नीम निर्मित दवाओं जैसे नीम सीड या बीटी इत्यादि जैविक दवाओं का प्रयोग लाभकारी होता है। यदि कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो तो रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किसी उपकरण से खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बेशा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते समय आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना टीके की दोनों खुराक अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो पहली जानकारी है हमारी पपीता की वैज्ञानिक खेती। पपीता स्वादिष्ट फल के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक और पाचक फल भी है और इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो पपीते की खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, चलिए देखते हैं ये फीचर और लेते हैं जानकारी। पपीता देश का एक ऐसा फल है जिसे कम लागत में किसान आसानी से उत्पादन कर सकता है। इसकी खेती के लिए हल्के गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। साफ शब्दों में कहें तो इसकी खेती 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर करना ज़्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा पौधे के विकास के लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। आज हम पहुंचे हैं ICAR हाट पलांडू और आज हम जानेंगे कि पपीते की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्कार जी। सर, हम यही जानना चाहेंगे कि पपीते की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस तरीके से करें। देखिए, पपीता हम झारखंड के उपलक्ष्य में देखते हैं तो वो एक बहुत अच्छी क्रॉप है जिससे किसान काफ़ी अच्छी आमदनी ले सकते हैं और कई किसान इससे अच्छी आमदनी ले रहे हैं और कई किसान हैं जो इससे अच्छी आमदनी नहीं ले पाते हैं। वो पपीता लगाते हैं लेकिन उसका जो उचित प्रबंधन है उसको नहीं कर पाते हैं।
तो अभी ये जो विषय है बहुत ही उनके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि अभी पपीता का जो नर्सरी है वो शुरू होने वाला है और मार्च अप्रैल में इसका पौधा लगता है। तो जो शुरुआती अवस्था है नर्सरी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिसे सब्जी की नर्सरी की जाती है वैसे ही पपीता की भी नर्सरी की जाती है और उसके बाद में इसको फील्ड में लगाया जाता है। तो अगर किसान भाई अभी से शुरू करना चाहते हैं, अगर वो खुद का अपना नर्सरी बनाना चाहते हैं, तो जो अच्छी किस्म है मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो पूसा का सीरीज आता है, पूसा डेलीसियस है, पूसा नन्ना है, पूसा डॉर्फ है, या कुछ प्राइवेट कंपनी की अच्छी वैरायटीज़ मार्केट में है। रेड लेडी का मार्केट बहुत अच्छा है, डिमांड जो मार्केट में डिमांड है रेड लेडी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो इसका जो फल आता है काफ़ी मीठा होता है और एक उचित आकार होता है जिसको उसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये किसी भी किस्म का किसान भाई चयन कर सकते हैं। तो किस्म चयन के पश्चात जब उनको नर्सरी करना होता है तो नर्सरी एक क्लोज स्ट्रक्चर में करें, चाहे वो आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस से घिरा हुआ हो या पॉली हाउस हो। बीजों को इन क्यारियों में कतार में 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई के लिए काफ़ी रहता है। बुवाई से पहले बीज को एग्रोसान जीएन या सेरेसान से उपचारित कर लेना चाहिए। बीज बोने के बाद पुआल से क्यारियों को ढक देना चाहिए व हजारे से ज़रूरत के मुताबिक सींचते रहना चाहिए। पपीते के पेड़ में तकरीबन 12 से 15 महीने में फल आने लगते हैं। पपीते के पौधों को बाग में लगाने के 4 महीने बाद 15 से 20 किलो प्रति पौधा सड़ी हुई गोबर की खाद देना ज़रूरी होता है। पपीता की नर्सरी ध्यान रखिए, अभी इसका मौसम है, पपीता का नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं ताकि पौधा मार्च अप्रैल में उपलब्ध हो पाए। नर्सरी बहुत आसान होती है, आपको बीज लेना है, एक रात के लिए भिगोना है और अगले दिन उसको आपको 4 इंची पॉलीथीन में, या आजकल ट्रेस भी आ रही है जो 36 होल्स वाली या 40 होल वाली, उसमें भी लगा सकते हैं। मीडिया का यूज़ जो है आप कोकोपीट और वर्मिंग कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में लगा सकते हैं। अगर थोड़ा उसमें एक भाग मिट्टी का भी मिलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इतने में ही आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा। नर्सरी में अमूमन कुछ कीड़ा और बीमारी से बचने के लिए एक आप इमिडाक्लोरपिड का एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, मात्र आपको बहुत ही कम 1 ml मात्रा 5 लीटर पानी में, और एक फफूंदनाशक का आप ब्लू कॉपर ले सकते हैं। तो इसका भी मात्र 1 ग्राम पर लीटर पानी में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो नर्सरी है मार्च अप्रैल में रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको फील्ड में लगाना है। तो फील्ड में लगाने से पहले फील्ड की उचित आप जो ज़मीन है उसकी जुताई कर लीजिए, और जो दूरी है 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 2 मीटर आपका 2 पंक्तियों के बीच की दूरी रहेगी। मतलब पौधा और पंक्तियाँ बराबर 2-2 मीटर पर लगेंगे पौधा। आपको गड्ढा खोदना है, आपको लगभग 2 फीट का गड्ढा खोदना है, और उस गड्ढे में आपको सबसे अच्छा है आपको गोबर खाद जितना अच्छा डाल सके आप 10 किलो 15 किलो तक उस गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। और कुछ मात्रा में, जैसे हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय है, चूना का इस्तेमाल कीजिए लगभग 250 से 300 ग्राम, और डीएपी का इस्तेमाल लगभग 150 से 200 ग्राम, और उस गड्ढे को आप भर देंगे। और अगर दीमक की समस्या है तो दीमक का पाउडर डाल सकते हैं, दवाई डाल सकते हैं। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में 6 से 7 दिन के अंतर पर और सर्दी के मौसम में 10 से 15 दिनों के अंतर पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी अधिक मात्रा में न दिया जाए व पानी पौधे के सीधे संपर्क में न आने पाए। अगर आप पौधा कहीं दूर से ला रहे हैं तो ध्यान रखिए, पौधा जो आप दूर से लाते हैं तो उसको जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान थोड़ा सा शॉक लगता है, थोड़ा मुरझाता है, तो 1-2 दिन अपने घर में रखिए। उसके पश्चात इसको भी आपको शाम के समय ही लगाना है। शाम के समय लगाने से फ़ायदा होता है कि पौधा आपका आसानी से उसमें जड़ पकड़ लेता है, और अगर गर्मी कम मिलती है तो आपको शाम को और सुबह तक अच्छा उसको रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पौधा लगा देंगे खेत के अंदर। उसके पश्चात आपको उसमें निरंतर पानी देते रहना है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी शुरू हो रहा है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि किसान भाई जिनके पास पानी की अच्छी उपलब्धता है वो पपीता का खेती मार्च के महीने में लगाना शुरू कर सकते हैं। और इस समय लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो फलन है और है जो बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उसको निरंतर गर्मी मिलती है, बारिश का सीज़न आता है, अच्छा ग्रोथ पकड़ता है, और लगभग ठंड आते आते या ठंड से शुरू होने से पहले आपका फल निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपका लगाने का, और इसी समय आपका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। वायरस की समस्या कम रहती है, बहुत सारी बीमारियों की समस्या भी कम रहती है गर्मी में। तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है पपीता का खेती करने के लिए। पपीते में प्रमुख रूप से 3 वायरस बीमारियां मोजैक, डिस्टार्सन रिंग स्पॉट वायरस और लीफ कर्ल वायरस लगती हैं। रोकथाम के लिए बीमारीग्रस्त पौधों को खत्म कर दें।
कीड़ों की रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स या मेलाथियान के 0.05% घोल का 16 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। कोशिश कीजिए आप डीएपी प्लस यूरिया का इस्तेमाल, डीएपी प्लस पोटाश का इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो एनपीके जो 19-19-19 आता है उसका 1 ग्राम पर लीटर का घोल बना के हर महीने आप पत्ती पे भी स्प्रे कीजिए। कई बार पौधा जड़ से नहीं ले पाता है तो पत्ती में स्प्रे करने से आपका पौधा बहुत ही आसानी से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और साथ में जब फूल आना शुरू करे उस समय आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट से खासकर जिंक और बोरॉन उसका स्प्रे ज़रूर करना है, जिससे कि आपका जो कई बार हम देखते हैं कि आपका फूल आता है लेकिन फल नहीं बन पाता है, झड़ जाता है, तो वो समस्या आपका निदान मिल जाएगा। कई बार होता है कि आपका फल बनता है लेकिन उसका आकार अच्छा नहीं बन पाता है, टेढ़ा मेढ़ा आकार होता है, तो उसको बोरॉन की कमी से उसको लक्षण होते हैं। तो बोरॉन और जिंक फूल आने के पश्चात हर महीने आपको उसका स्प्रे करना है। बोरॉन आप लगभग 3 ग्राम पर लीटर और जिंक आप लगभग 2 ग्राम पर लीटर का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक न्यूट्रिएंट प्रबंधन, आपका कीड़ा और बीमारी का प्रबंधन, ये 3 चीज़ आपने अच्छी तरह से कर ली। 9 महीने के पश्चात निश्चित रूप से किसान भाई पका हुआ पपीता बेच सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कच्चा पपीता बेचना, उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए लोकल वैरायटी जो हमारा रांची लोकल है बहुत ही उपयुक्त है, कम कीड़ा और बीमारी लगता है। तो अगर आप चाहते हैं सब्जी के रूप में इस्तेमाल करना, आप लोकल पपीता लगाइए। आप चाहते हैं पका हुआ फल के लिए, आप हाइब्रिड पपीता लगाइए। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा कि पपीता की वैज्ञानिक खेती कैसे करनी है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है डेयरी प्रबंधन एवं उसके लाभ। डेयरी प्रबंधन मुख्यतः दुधारू पशुओं पर ही निर्भर करती है, तो उनका रखरखाव करना है, कैसे करना है, उनके खाने पीने का कितना ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। हम सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र का एक मुख्य साधन है वो है कृषि और पशुपालन। आज हम जानेंगे कि किस तरह से डेयरी प्रबंधन कर लाभ कमाया जा सके। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि जो हमारे किसान भाई डेयरी करना चाहते हैं वो किस तरीके से प्रबंधन करें, किस तरीके से शेड का लगाएं, कैसे लाभ कमा सकें। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे किसान भाई अपना जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या इस व्यवसाय से पहले से जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किस तरह से उसको अपने गाय को रखने की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो उसको रखने के लिए जो आपको जगह का चुनाव करना है वो आप जगह को निश्चित रूप से थोड़े ऊंचे जगह पे बनाएं, क्योंकि आप अगर ऊंचे जगह पे बनाते हैं तो वहाँ पर जो कचरा है, जो कि पानी है, ये सब जमा नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी गौशाला बनाएंगे तो उसको थोड़ा से ऊंचे जगह पे बनाएंगे ताकि वहाँ पानी न इकट्ठा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो घर बनाएं वो घर उसको समुचित घर स्पेस ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बहुत सारे जानवर को बहुत छोटे जगह पर रख देते हैं तो उससे बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। तो आप उनके लिए जो घर बनाएंगे वो घर बनाने के लिए जो उसका एक्सेस होता है वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ होना चाहिए, मतलब उसके जो धूप जो है वो दक्षिण का धूप जो है वो मिलते रहता है। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे किसान भाई उसको स्पेस देंगे वो कम से कम जो अंदर में जितना स्पेस रहेगा, जैसे उसको अंदर में ज़रूरत है 60 स्क्वायर फीट एक गाय को, और उसके दुगना जगह ज़रूरत है बाहर में 120 स्क्वायर फीट, ये उनको उनके घूमने के लिए चाहिए। तो ये आवास व्यवस्था जो है वो सबसे ज़रूरी है। जाड़े के दिनों के लिए, अभी जैसे हम जाड़े के दिनों को देखें तो आप जैसे एस्बेस्टस के सीट लगाते हो तो एस्बेस्टस की सीट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एस्बेस्टस के सीट अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो एस्बेस्टस के सीट भी वो ठंडा ज़्यादा घर में ज़्यादा ठंडा पहुंचता है। तो आप उसमें ऐसा करें कि ऊपर में थोड़ा सा पुआल लगा दें, खुला हुआ जो भाग है उस खुले हुए भाग में बोरा का टाट लगा दें। ये बोरा का टाट लगा देंगे तो वो कुशन का काम करेगा उसमें। और अंदर में हमारे जानवरों को रखने के लिए, खास करके जो छोटे पशु हैं उनको लिए पुआल का व्यवस्था जरूर कीजिए, और पुआल उनको देंगे तो वो पुआल से उनको गर्मी मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरी आहार का प्रबंधन आप अगर सही करते हैं तभी आप दूध उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप
दूध उत्पादन लेना है तो आपको एकदम मूलभूत चीज़ें याद रखनी है कि उनको सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण, ये 3 चीज़ उनको चाहिए। सूखा चारा में जैसे पुआल होता है, गेहूं की भूसी होती है, ये सूखा चारा है। आप पुआल को कुट्टी बनाकर उसको दे सकते हैं। और हरा चारा है जो कि हम हरा चारा उपचाते हैं। ये हरा चारा जिस तरह से हम अपने धान लगाते हैं, जिस तरह से गेहूं लगाते हैं, उसी तरह से हरा चारा की भी खेती करते हैं। तो हरा चारा में खास करके अभी जाड़े के दिन हैं तो इस समय आप उनको जो जई है वो इस समय के लिए सबसे बढ़िया ये होता है। और साथ में आप उसको लुसन और बरसीम, ये 2 हरा चारा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इसमें होती है और दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर किसान भाई, अगर आप डेयरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो केवल सूखा चारा खिलाकर और केवल जानवरों को चरा कर रखेंगे तो हम लाभ नहीं ले सकते हैं। हमको लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको हरा चारा खिलाएं। और हरा चारा में खास करके हमने जो अभी 2-3 जो चीज़ें बताई हैं, आप उस पर उसका खेती करें। और दूसरा, उनको चरने के लिए भी छोड़ें। उनको चरने के लिए भी ले जाना है। आप इसलिए चरने के लिए ले जाएं कि एक तो थोड़ा सा आहार उनको घास के रूप में खेत जहाँ पर भी आप ले जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा, उसके साथ ही उनको जो एक शारीरिक व्यायाम की जो आवश्यकता होती है वो पूरी होती है। इसलिए उनको निश्चित रूप से, और ख़ास करके अभी जाड़े के दिन में अगर जो है तो आप निश्चित रूप से उनको ले जाएं, लेकिन धूप निकलने के बाद। कभी भी ठंडा में मत निकालिए, धूप निकलने के बाद तब फिर उसको, तो जैसे अभी 10 बजे के आसपास में हम लोग अपने जानवर को निकालते हैं और 2 बजे 3 बजे तक अपने जानवर को फिर वापस लेके आ जाते हैं। तो आप 4 बजे के पहले अपने जानवर को वापस लेके आ जाइए और उस बीच में घुमाइए 4-5 घंटे। अगर आप हरा चारा के खोज में निकलते हैं साथ में, तो एक तो उनका व्यायाम भी होता है और कुछ उनको आहार भी मिल जाता है। तो एक तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि खास करके दूध बहाने के लिए और दूध जो देने वाले जो हमारे पशु हैं उनके लिए ज़रूरी है, वो है कि हम दाना मिश्रण बनाते हैं। एक तो हमने बताया सूखा चारा, जिसमें पुआल और गेहूं की भूसी हो सकती है, लेकिन दूसरा हमने बताया हरा चारा, और तीसरा जो हरा चारा के अलावा जो हम दाना मिश्रण बनाते हैं। ये दाना मिश्रण खास करके जो बनाते हैं उसमें मकई का दर्रा होता है, इसमें आप बादाम की खल्ली होती है, इसमें आप थोड़ा सा अपना दूसरा अनाज का कोई भी जैसे चोकर है उस चोकर को मिलाइए, और साथ में इसमें दाल चुन्नी मिलाइए। ये 4 चीज़ इसमें मिलाने के बाद आप उसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा खनिज लवण, मिनरल मिक्सचर जिसको बोलते हैं, ये मिनरल मिक्सचर उसमें डालना है। अगर आप 100 किलो बना रहे हैं तो 2 किलो उसमें मिनरल मिक्सचर डालना पड़ेगा, तब जाकर ये जो आहार बनेगा एक संतुलित आहार के रूप में बनेगा। और ये दूध देने के लिए जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको अगर दूध लेना है, अगर वो 1-2.5 किलो दूध दे रही है तो उनको 1 किलो अनाज मिश्रण देना है। अगर 10 किलो दूध दे रही है तो के लिए 1 किलो की आवश्यकता होती है, तो 1 किलो उनको आप ऐसे कोई भी जानवर जो दूध नहीं दे रही हैं उनको 1 किलो आहार दाना मिश्रण देंगे। तो किसान भाई बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको 2 जानकारियाँ दी। आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल के समय में आप भीड़ में जाने से बचें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर कोविड के टीके को ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।